Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss idioms and phrases. As you know, this is very important topic for all your upcoming bank exams. In every bank exam, at least 3 direct questions are asked from this topic. So आपको इसका importance पता चल ही गया होगा. So without wasting much time, let's start our session. तो जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं एज इट इज उसी फॉर्म में करेंगे जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. सो इस फ्रेज या इस इडियम का मीनिंग हमें यहाँ पर बताना है. अगर आपको इसका मीनिंग पता है सो इट इज वेल एंड गुड, एंड इफ यू डोंट नो एटलीस्ट यू कैन गेस द मीनिंग फ्रॉम दिस ऑप्शंस. सो देखिए गाइस, इस इडियम का या इस फ्रेज का मीनिंग क्या हो सकता है. सो लेट्स चेक गाइस. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कि ऐसी कोई चीज जो हमें कंप्लीटली सरप्राइज कर दे या शॉक कर दे, या ऐसी कोई चीज जो कंप्लीटली कैसी हो, अनएक्सपेक्टेड हो, उसे हम कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. सो लेट्स चेक फ्रॉम द ऑप्शंस. अ सोर्स ऑफ क्वेरल मतलब किसी झगड़े का सोर्स या रीजन तो नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो जाएगा. गुड न्यूज इन डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं. अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी नहीं. समथिंग अनएक्सपेक्टेड यस बिल्कुल हो सकता है, एंड नन ऑफ दिस भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. सो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ फिश आउट ऑफ वाटर. सो आपको बताना है कि इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर. सो लेट्स चेक अ फिश आउट ऑफ वाटर. इसके अगर मीनिंग की बात करें
someone who is uncomfortable in a specific situation में जब कोई uncomfortable feel करता है उसे हम कहते हैं fish out of water. So guys, जब भी आपको ये options दिए गए होते हैं ये direct meaning नहीं दिया गया होता है. So you have to learn the meaning, you have to understand the meaning and then mark the correct choice. So यहाँ देखते हैं a man of no substance, ये eliminate हो जाएगा. एनीवन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन, यस ये इस मीनिंग से बिल्कुल रिलेट कर रहा है कि कोई ऑकवर्ड सिचुएशन मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंस जाना. सो यस ये हमारा आंसर होगा. अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस नहीं, ऑनेस्ट एंड ओपन भी नहीं, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं. सो इसके यूसेज की अगर बात करें, आई फेल्ट लाइक अ फिश out of water at my new school. है ना कि कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो न्यू स्कूल में गया तो उसने कैसा फील किया वहां पर, फिश आउट ऑफ द वाटर, मतलब कैसा, अनकंफर्टेबल या ऑकवर्ड. सो आई होप आप इस इडियम का मीनिंग समझ चुके हैं. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तो देखिए क्या हो सकता है सही ऑप्शन. सो लेट्स चेक गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग. हमें बताना था एट द ड्रॉप ऑफ द हैट इस फ्रेज का. तो यहाँ पर देखेंगे टू डू समथिंग इंस्टेंटली, मतलब तुरंत, या हम कह सकते हैं इस फ्रेज का मीनिंग होता है इमीडिएटली, जब हम कोई चीज करते हैं इमीडिएटली. एंड या हम कह सकते हैं विदाउट डिले, मतलब बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के कोई चीज इमीडिएटली इंस्टेंटली करते हैं, उसे हम कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. जैसे अगर इसको याद कैसे रखेंगे, अगर ये मेरे हाथ में कोई हैट है एंड उस हैट को मैंने ड्रॉप कर दिया तो कितना समय लगेगा, कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे एंड वो ड्रॉप हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी. सो इसीलिए इस ईडियम का फ्रेज होता है इमीडिएटली या विदाउट डिले. मतलब इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं इसे. टू डू समथिंग इंस्टेंटली, यस इंस्टेंटली इमीडिएटली करना, गेट कंफ्यूज नहीं, टू सपोर्ट भी नहीं, टू फॉल डाउन भी एलिमिनेट हो जाएगा, नन ऑफ दिस भी एलिमिनेट. सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए. बात करें यूसेज की, तो देखते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है. वी वर रेडी टू पैक आवर बैग्स एंड go on vacation at the drop of a hat. मतलब हम बिल्कुल रेडी थे हमारे बैग्स पैक करने के लिए, क्योंकि हमें वेकेशन पे जाना था. एंड कैसे जाना था, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, मतलब इमीडिएटली. सो आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरीके से इस इडियम का यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज मीन्स अवॉइडिंग द मेन टॉपिक. कोई मेन टॉपिक चल रहा है, उस मेन टॉपिक को अवॉइड करना, उस मेन डिस्कशन को अवॉइड करना, उसे हम क्या कहेंगे. सो देखिए, एंड अब यहाँ पर देखिए कि यू हैव बीन गिवन द मीनिंग
एंड आपको यहाँ पर फाइंड करना है ईडियम की कौन सा ऐसा ईडियम होगा जिस ईडियम का मतलब होगा अवॉइड द मेन टॉपिक। सो देखिए, सो लेट्स चेक गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। तो हमें बताना था, मीनिंग दिया गया हुआ था एंड हमें बताना था कि ये किस ईडियम का मीनिंग है फ्रॉम दिस अबव 4 ऑप्शंस। सो बात करें यहाँ पर इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर मतलब होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। सो ये तो इसका मीनिंग नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग, मतलब कि टॉक करना अवॉइड करना है, स्पेशली कोई अनप्लेजेंट या फिर कोई डिफिकल्ट या अनप्लेजेंट सिचुएशन के बारे में जब हम बात करना अवॉइड करते हैं उसे हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। देन नेक्स्ट इज बार्क अप द रॉन्ग ट्री, एंड बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है कंप्लीटली हम किसी चीज को मिसअंडरस्टूड करते हैं, मतलब गलत समझते हैं कंप्लीटली, उसे हम कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। या हम किसी चीज को कंप्लीटली टोटली रॉन्ग समझते हैं, गलत समझते हैं, उसे हम कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। देन नेक्स्ट इज एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कोई चीज हम कर रहे हैं एंड उस चीज को करने में जब हमारा कोई सेल्फिश रीजन होता है, हमारा कोई सेल्फिश इंटेंशन होता है टू डू समथिंग, तब हम इसे कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा अवॉइड द मेन टॉपिक। तो यहाँ पर यहाँ देखिए टू अवॉइड टॉक करना या कोई अनप्लेजेंट या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में बात करना। सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बीटिंग अराउंड द बुश, बिकॉज डायरेक्टली आपको इनके मीनिंग्स या नहीं दिए जाते, आपको उसे समझना होता है एंड देन फिर आपको देखना होता है कि कौन सा ऐसा मीनिंग होगा, ये कौन सा इडियम होगा जो इससे मैच कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा सही आंसर होगा बीट अराउंड द बुश, मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग या कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में आपसे कोई बात कर रहा है एंड आप अवॉइड कर रहे हैं या मेन टॉपिक को अवॉइड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आगे देखते हैं।
So let's check guys, what does the phrase by hook or by crook mean? अब इसका मीनिंग जो होता है वो होता है by any means possible, मतलब कोई भी तरीका जो पॉसिबल हो, किसी भी तरीके से, मतलब सपोज कोई काम हो जाए उसे हम कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। आपने हिंदी में सुना होगा कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी होती है। सो यही बात है, हुक से या क्रुक से निकालो, मतलब सही तरीका हो रहा है, सही चीज कर रहे हो तो मतलब आप किसी चीज को करने के लिए सही तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन आपको ऑनेस्टली नहीं मिल पा रहा है, सो आपको कुछ गलत करना पड़े तो भी सही है। मतलब किसी भी तरीके से आपका जो भी एम है, गोल है, उसे आप अचीव कर रहे हो, उसे हम कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। सो देखेंगे, समथिंग टाइड ऑन दी हुक, हुक पर कोई चीज टाइड है, बिल्कुल गलत। बाय फेयर और फाउल मीन्स, यस बिल्कुल हो सकता है। फेयर मीन्स ऑनेस्ट तरीका एंड फाउल मीन्स गलत तरीके से। सो किसी भी तरीके से कोई चीज करनी पड़े उसे हम कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली नहीं, बाय वर्किंग हार्ड भी नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं। सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाय फेयर और फाउल मीन्स। सो बात करें यूसेज की, किस तरीके से यूज किया जाता है। आई विल रीच, एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल रीच माई गोल बाय हुक और बाय क्रुक। सो बाय हुक और बाय क्रुक मतलब सीधे तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, अदरवाइज किसी भी तरीके से मुझे अपने रीच पर गोल मतलब गोल तक रीच होना है, मतलब अपने गोल तक मुझे पहुंचना है। देन नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी बुक को जज करने ना उसके कवर से। तो देखिए इसका मीनिंग यहाँ पर क्या हो सकता है। सो लेट्स चेक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी बुक को जज करना जस्ट उसके कवर से। मतलब कि सपोज किसी पर्सन को आप जज करते हैं जस्ट उसके आउटवर्ड अपीयरेंस से, कि बाहर से वो जैसा दिख रहा है और आपने जज कर लिया यस ये बहुत इंटेलिजेंट दिख रहा है, मतलब कि जैसे कि कोई पर्सन है बहुत अच्छा दिख रहा है एंड स्पेक्स वगैरह, स्पेक्स लगाया हुआ है, तो इसका मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है। होता है ना, कुछ लोग लुक से ही लगते हैं इंटेलिजेंट, बट रियलिटी ऐसे होती कि वो नहीं होते, या इस तरीके से। सो किसी भी पर्सन को हमें जस्ट उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। या यहाँ पर इसका मीनिंग यही होता है टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब आपने सुना ही होगा ये फ्रेज कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि जस्ट कवर से हमें किसी को अपीयरेंस से या आउटवर्ड अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना चाहिए। सो लेट्स चेक, टू रीड मेनी बुक्स नहीं, टू रीड द कंप्लीट बुक नहीं, टू टेल अ फॉल्स स्टोरी बताना नहीं, टू जज समथिंग प्राइमरीली ऑन अपीयरेंस, जस्ट उसके अपीयरेंस से ही उसे जज कर देना, यस दिस वुड बी द राइट चॉइस, एंड ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो लेट्स चेक गाइस, यहाँ पर हमें पूछा गया है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इस ईडियम का हमें मीनिंग बताना है। अ गुड टाइम नहीं, टू एंड समथिंग भी नहीं होगा। एडवर्स कंडीशंस डू नॉट लास्ट फॉर एवर, यस ये हो सकता है। फ्रॉम अ हाई पोजिशन टू अ लोअर वन, नो। एंड नन ऑफ दिस भी नहीं। सो यहाँ पर जो सही मीनिंग होगा वो होगा एडवर्स कंडीशन डू नॉट लास्ट फॉर एवर। सो बात करें बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि देर इज ऑलवेज समथिंग गुड इन एवरी बैड, मतलब हर एक बैड सिचुएशन में कुछ अच्छा होता है। या ये कह सकते हैं कि कोई भी बैड कंडीशन ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती या नहीं टिकती, या उसके एंड में या उसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़रूर होता है। सो ये होता है यहाँ पर मीनिंग एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का। इसलिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडवर्स कंडीशन डू नॉट लास्ट फॉर एवर, क्योंकि उसके एंड में आइदर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट उससे जुड़ा हुआ होता है, या कभी भी कोई डिफिकल्ट जो सिचुएशन होती है उसका हमेशा कोई कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, या एंड में कुछ अच्छा एस्पेक्ट होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज मीन्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर देखिए मीनिंग दिया गया है आपको, एंड यहाँ आपको फाइंड करना है ईडियम। सो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ईडियम है जिसका मीनिंग यहाँ पर होगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सो लेट्स चेक गाइस, टू बी वेरी एक्सपेंसिव का ये यहाँ पर मीनिंग दिया गया हुआ है, एंड हमें बताना है इसका ईडियम। सो होपिंग अगेंस्ट होप, इसका मतलब होता है टू होप वेरी स्ट्रोंगली। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग होप लगाए बैठे होते हैं, एंड ऐसी कोई चीज विच इज अनलाइकली टू हैपन, मतलब ऐसी कोई चीज जो नहीं हो सकती लेकिन फिर भी हम स्ट्रांगली होप करते हैं उस चीज के लिए, उसे हम कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप। सो ये तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो मीनिंग है ये टू बी वेरी एक्सपेंसिव। देन नेक्स्ट इज टू बी इन दी टाइट कॉर्नर, एंड अभी हमने प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया था, टाइट कॉर्नर मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, सो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एट आर्म्स लेंथ, एंड आर्म्स लेंथ मतलब होता है किसी चीज से किसी पर्सन से डिस्टेंस बनाए रखना, कीप डिस्टेंस फ्रॉम समवन या समथिंग कह सकते हैं। देन कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, जिसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। सो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, मतलब वो चीज इतनी महंगी है कि उसके लिए हमें हमारा एक आर्म और लेग भी देना पड़ रहा है। इस तरीके से आप इस इडियम को याद रख सकते हैं कि किसी चीज कोई चीज इतनी ज्यादा महंगी है, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि पैसे भी दे दिए, सारी चीजें दे दी, लेकिन फिर भी हमें यहाँ आर्म एंड लेग भी देना पड़ रहा है, मतलब इट इज वेरी एक्सपेंसिव थिंग। सो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन। सो हमें इस फ्रेज का अब मीनिंग बताना है।
सो लेट्स चेक गाइस. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग बताना है. टू लीव अ कैट, किसी कैट को लीव कर देना, छोड़ देना, नहीं. डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, नहीं. लीव समवन अलोन, किसी को अलोन अकेला छोड़ देना, नहीं. टू रिवील द सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, यस बिल्कुल है, सही आंसर है ये. एंड नन ऑफ द अबव भी नहीं. सो टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है किसी सीक्रेट को रिवील कर देना केयरलेसली या तो गलती से. अगर आप किसी सीक्रेट को रिवील खुलासा कर देते हैं, सपोज हमें अब इस इडियम को लर्न कैसे करेंगे. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. सपोज यू हैव अ बैग, सपोज ये एक बैग है. माई ड्रॉइंग इज नॉट टू गुड. And there is a cat inside this bag and nobody knows that there is a cat inside this bag. And if you take out this bag, this cat out of the bag, so सभी को पता चल जाएगा कि yes there was a cat inside this bag. so आपने क्या किया, इस सीक्रेट को रिवील कर दिया कि इस बैग में क्या थी, एक कैट थी. so इसे हम कहते हैं let the cat out of the bag. Next question. Which of the following is the correct meaning of the phrase on tenter hooks? So आपको बताना है on tenter hooks इस idiom का meaning. So let's check guys on tenterhooks. First is in a state of suspense and anxiety. यस बिल्कुल हो सकता है. टेंटर हुक्स का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ सस्पेंस में होती है एंड उससे रिलेटेड हमें एंग्जाइटी होती है, चिंता चिंता होती है, स्पेशली रिलेटेड टू द फ्यूचर इवेंट. सो फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर से रिलेटेड हमें कोई सस्पेंस होता है कि ये क्या होने वाला है एंड उससे रिलेटेड जो एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, नर्वसनेस होती है, इसे हम कहते हैं ऑन टेंटर हुक्स. तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं एंड द रिक्वायर्ड ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए. जैसे यूसेज, अगर इसके यूसेज की बात करें, ही वॉज ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर द गाइडलाइंस. ओके, गाइडलाइंस कर देते. सो ही वॉज ऑन टेंटर हुक्स. उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, चिंता हो रही थी क्योंकि गाइडलाइंस नहीं आई थी. सपोज कोरोना से ही रिलेटेड ले लेते कि कब हमारा सिटी है वहाँ पर जो भी चीज़ें मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है एंड जो भी, तो न्यू गाइडलाइंस कब आएंगी एंड कब हम न्यू सिटी में शिफ्ट कर पाएंगे या यहाँ जा पाएंगे या कब जॉब शुरू होगी, इस तरीके की. सो ही वॉज ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर दी गाइडलाइंस, क्योंकि गाइडलाइंस आने की थी. इट वॉज अ फ्यूचर इवेंट फॉर हिम कि गाइडलाइंस कब आएंगी, उससे रिलेटेड उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, चिंता हो रही थी एंड सस्पेंस भी था कि क्या चीज़ें गाइडलाइंस में होंगी, क्या रूल्स होंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड. आगे देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वंस ब्रेड एंड बटर. किसी का ब्रेड एंड बटर. सो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है इसका मीनिंग.
सो लेट्स चेक गाइस, वंस ब्रेड एंड बटर टू गिव समवन टू ईट, किसी को कुछ खाने के लिए देना, नहीं. मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यस. एंड ये जो लाइवलीहुड होता है ये हम एज अ सिनोनिम यूज करते हैं अर्निंग्स ऑफ अ पर्सन, मतलब पर्सन की जो अर्निंग्स होती है वो जहाँ से पैसा कमाता है उसे हम कहते हैं लाइवलीहुड. सो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सही है बिल्कुल. या हम इसे कह सकते हैं द रीजन फॉर समवन टू मेक मनी, उसे हम कहते हैं लाइवलीहुड या मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. समवंस फेवरेट नहीं, अंडर समवंस कंट्रोल भी नहीं, एंड नन ऑफ द अबाउ भी नहीं. सो वंस ब्रेड एंड बटर मतलब कि पैसा कमाने का जो जरिया होता है उसे हम कहते हैं वंस ब्रेड एंड बटर. द नेक्स्ट इज व्हाट डज द फ्रेज मेक अ फेस मीन्स, मतलब कि मेक अ फेस मतलब कि शक्ल बनाना. सो देखिए क्या हो सकता है इसका मीनिंग. सो लेट्स चेक गाइस. वेरी एक्सप्रेसिव, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होना, नहीं. टू शो डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, यस. जब आप किसी के लिए डिसलाइक एक्सप्रेस करते हैं या नेगेटिव इमोशंस आप किसी के लिए एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम यहाँ पर कहते हैं टू मेक अ फेस. सो ये हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग phrases, ओके, फ्रेज मीन्स समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू. सो यहाँ पर आपको मीनिंग गिवन है एंड आपको बताना है कि ये जो मीनिंग है इसका फ्रेज यहाँ पर कौन सा होगा. सो देखिए क्या हो सकता है. ऐसी कोई चीज जो बहुत इजी हो टू अंडरस्टैंड एंड डू, समझने के लिए भी एंड करने के लिए भी, मतलब एन इजी टास्क हम कह सकते हैं. So let's check guys, something that is easy to understand or do.
सो यहाँ पर अंडर द थम एंड अंडर द थम भी एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है अंडर समवंस कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना इसे हम कहते हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस में होना इसे हम कहते हैं अंडर द थम। जैसे बात करें, ही केप्ट हिज एम्प्लॉयज अंडर हिज थम, मतलब वो जितने भी उसके एम्प्लॉयज है ना उसे उन्हें कैसे रखता है, अंडर द थम, मतलब अपने नीचे या अपने कंट्रोल में। सो आई होप आप समझ गए। सो ये तो हमारा मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका हमें बताना है समथिंग जो बहुत ईजी होता है। सो नो अवेल, नो अवेल मतलब क्या होता है, कोई चीज जो अनसक्सेसफुल हो गई है उसे हम कहते हैं नो अवेल। जैसे ऑल माई एफर्ट्स वर टू नो अवेल, मतलब सारे जो मैंने एफर्ट्स लगाए थे वो सारे कैसे हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। देन नेक्स्ट इज एन एक्स टू ग्राइंड, अभी हमने डिस्कस किया था इसे कुछ स्लाइड्स पहले, जिसका मीनिंग होता है अ प्राइवेट और सेल्फिश मोटिव। अ प्राइवेट या हमारा कोई सेल्फिश मोटिव होता है किसी चीज को करने का, या कोई भी चीज हम कर रहे हैं हमारे सेल्फिश मतलब खुद के लिए कर रहे हैं, या हमारा कोई प्राइवेट इंटेंशन है इसलिए कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एनेक्स टू ग्राइंड। सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अ पीस ऑफ केक, यस पीस ऑफ केक एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा इजी हो, कोई टास्क जो बहुत ज्यादा इजी हो, है ना। अ पीस ऑफ केक, केक का जो पीस होता है उसे खाना कितना आसान होता है, बस लिया और खा लिया, वैसे ही ऐसी कोई चीज जो बहुत इजी होती है करने में या समझने में उसे हम कहते हैं अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज रीड बिटवीन द लाइन्स। सो लाइन्स के बीच की चीज पढ़ लेना। सो देखिए क्या हो सकता है, मैंने हिंट भी दे दी है, लाइन्स के बीच की चीज को पढ़ लेना, कि लाइन्स में जो नहीं लिखा है उस चीज को भी पढ़ लेना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। सो लेट्स चेक गाइज, रीड बिटवीन द लाइन इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट इज नॉट इंटेंडेड, मतलब जो बताई नहीं गई है, दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन समथिंग सेड और रिटन, कि कोई चीज कोई बोल रहा है या कोई चीज हमें रिटर्न में दी है लेकिन डायरेक्टली वो बात नहीं कही गई है, लेकिन उस बात को भी जान लेना, मतलब उसका जो छुपा हुआ मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग, उसे जान लेना, वो होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। सो देखेंगे द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर इन डिटेल, नहीं, टू लुक एट डिस्टेंस, टू फेस द रिस्क, नहीं, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपा हुआ मीनिंग समझने ला, यस, एंड यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। So that's all about today's session. So thank you very much guys.